देखो अब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वेंट्री के अंदर देखा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था? अनसॉल्व किया था शायद अपन लोगों ने ना। हो गया था फोर्थ वाला। ठीक है। अब आ जाओ एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर देखो एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ एक बार फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे आप लोग। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 10, पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 10 को एक बार। रीड करो इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो पढ़ो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ध्यान देना। Inventory taking for the year ended 31st March 2020 was completed by 10th April 2020। मतलब इन्वेंट्री काउंटिंग करी 31 मार्च 2020 की। कौन सी तारीख तक हो गई वो इन्वेंट्री काउंटिंग? द वैल्यूएशन ऑफ विच शो इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000। अब उसके हिसाब से इन्वेंट्री का फिगर कितना आया था? 16,75,000 का। एट कॉस्ट ऑन द कंप्लीशन डेट आफ्टर द एंड ऑफ ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग। 10 साल का एंड होने पे और जब तक इन्वेंट्री टेकिंग को हमने काउंटिंग किया। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर 68,750। मतलब 31 मार्च 2020 के बाद में सेल हुई 68,750 की। प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। अब प्रॉफिट मार्जिन बताओ 33.33 मतलब क्या हो गया बताओ? 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल चलेगा। फिर परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री अमाउंट टू 90,000। अब अगले साल की जो परचेज थी जो इन्वेंट्री में इंक्लूड हुई वो कितने की थी? 90,000। एट कॉस्ट लेट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 90,000 की इन्वेंट्री की कॉस्ट है। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? मतलब वो इन्वेंट्री 81 पे रिकॉर्ड हुई होगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब 3,000 रुपए का सेल्स रिटर्न भी था। ठीक है। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी स्लो ओल्ड मूविंग आइटम। मतलब इन्वेंट्री को काउंट करने के बाद में पता लगा कि कुछ थे वो बहुत स्लो मूविंग आइटम थे जिनकी कॉस्ट 11,250 थी। कॉस्ट कितनी थी? 11,250। विच शुड बी टेकन एट 5250। मतलब उनकी कॉस्ट थी 11,250 और उनको लेना कितने पे था? 5 टू इंश्योर डिस्पोजल टू एंड कस्टमर ड्यू टू हैवी फ्लड। मतलब अब क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री टेकिंग के बाद ये पता लगा कि बहुत स्लो मूविंग आइटम थे जिनकी कॉस्ट कितनी थी? 11,250, बट उनको लेना कितने पे था? 5,250 पे। मतलब बोलो कितना डाउनफॉल है उसके अंदर? 6,000 रुपए का डाउनफॉल है उस इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है ना? ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 रिसीव फ्रॉम सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट। मतलब कुछ भूकंप भूकंप या फ्लड आ गया और कुछ गुड्स थे 15,500 के जो रिसीव हुए थे सप्लायर से डिलीवरी डेट के बाद में। एज अ रिजल्ट अब इस कारण से मतलब सप्लायर से हमको मिले, हमको आगे देने थे। एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड एनआरवी ऑफ गुड्स 12,500 ही रह गई। अब हुआ क्या? एक सप्लायर से हम गुड्स मिले जो हमको आगे किसी और कस्टमर को देने थे। अब वो जो गुड्स थे वो कितने के थे? 15,500 पे। लेकिन सप्लायर ने डिलीवरी लेने को मना कर दिया और मना किया तो गुड्स की वैल्यू कितने पे लगा दी हमने? मतलब बोलो कितने का डाउनफॉल है उसके अंदर? 3,000 का। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन फाइनल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 30th मार्च 2000। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ो अच्छे से। तुम वापस रीड करो पूरा। पूरा रीड करो और फिर करते हैं स्टार्ट। बताओ फटाफट रीड करो। अब आपको इन्वेंट्री 10 अप्रैल की गिवन है ना? इसमें वैल्यू 16,75,000 है ऑन द कंप्लीशन डेट। ठीक है, तो लिखो आप लोग। लिखो आप लोग। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 10th अप्रैल। देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 10th अप्रैल। 10th अप्रैल 2020 कितने का इन्वेंट्री का वैल्यू है? 16 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, रिवर्स में जाना है तो परचेज लेस करेंगे, सेल्स ऐड करेंगे। और सेल्स किस पे? कॉस्ट पे ऐड करें। अब 68,750 की सेल है, 3,000 का सेल रिटर्न है।
आप एक चीज देखो, 68750 की तो सेल है, इस पीरियड में 687 प्रॉफिट मार्जिन था 1/3 ऑन कॉस्ट, और उस पे 3000 का सेल रिटर्न है, तो नेट सेल कितने की हुई? और 65750 को कॉस्ट पे ले आऊं, मेरी बात समझे आप? तो 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल ले लो, तो ले आओ 1/4 ऑन सेल, तो ऐड कॉस्ट ऑफ सेल, 65750 माइनस 65750 का 1/4 आता है, चेक करो, तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है फिगर। 49, तो कर लिया बोला, तुमने कर लिया क्या बोला, तुमने कर लिया, पता करने का, हाँ बहुत बढ़िया, तुमने कर लिया, यस, चलो ठीक है। अब आप देखो अगला, अब परचेज कितना लेस करें, 90,000 में कितने का ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस कर दो 81,000 की परचेज, 81,000 की परचेज लेस कर दो, इसके बाद अब कितना इन्वेंट्री में डिफॉल्ट हो रहा है, तीन, एक तो अपना 3,000 रुपए का तो इन्वेंट्री कम करनी है अपने को, और एक स्लो मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग आइटम में कितने की इन्वेंट्री कम करनी है अपने को, इन्वेंट्री के बाद पता लगा कुछ बहुत स्लो टू, मतलब इन्वेंट्री काउंटिंग कर ली, उसके बाद पता चला कि कुछ इन्वेंट्री तो बहुत धीरे धीरे चलने वाली है, जिसकी 12,250 है, लेकिन लेना कितना था, तो उसके 6,000 रुपये हटा दें, क्योंकि वो 11,250 पे इंक्लूड होगी इसके अंदर। भाई इन्वेंट्री काउंटिंग के बाद पता लगा कि कुछ इन्वेंट्री बहुत स्लो मूविंग वाली है, तो 11,250 वाली इन्वेंट्री को लेना ही कितना था, 5,250, तो उसमें कितने का डाउनफॉल हो रहा है इन्वेंट्री में, तो लेस कर दो 6,000 रुपये, लेस कर दो स्लो मूविंग आइटम इन्वेंट्री, कितना, और एक और इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट 15,500 थी, बट उसको लेना कितने पे था, हेवी फ्लड्स के कारण कुछ इन्वेंट्री 15,500 की थी, बट लेना कितने पे था उसको, 12,500, तो उसमें कितने का डाउनफॉल है, वो भी लेस कर दें, तो इन्वेंट्री रिसीव्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, 3,000 रुपये, कर लो कितना आ रहा है नेट फिगर आ रहा है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, कितना आ रहा है चेक करो, 163431 में आया, विदाउट, क्या कोई इशू, आगे बढ़े, ठीक है, अब आप लिखो अगला हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर कार्ड अकाउंट, इसको हटा दो, हटा दो, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ऐसे लिखो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, द प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अब ये एक बड़ा क्रूशियल रिकॉर्ड है इन्वेंट्री को लेकर के, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, देखो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट
जो इन्वेंट्री के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट विच रिकॉर्ड द एंटायर इन्वेंट्री डिटेल, कितना रिसिप्ट है, कितना इशूअर, क्या बैलेंस की पोजीशन है, ठीक है ना। अपन लोगों ने ध्यान है फीफो लीफो वाला मेथड पढ़ा था, लेकिन वहां मैंने बताया था कभी मान लो डेट्स का गड़बड़ हो जाए तो तुमको डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। स्टोर लेजर क्या होता है, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। मतलब जब आप इन्वेंट्री कंटिन्यूअस, मतलब ये ऐसा अकाउंट है जो एवरी रिसिप्ट एवरी इशू को रिकॉर्ड करता है। अब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का बेसिकली बहुत डिटेल में तो आप इंटर लेवल पे पढ़ोगे कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट होता क्या है, बट इस लेवल पे हमको ये सीखना है कि ये बनता कैसे, ठीक है ना। अब इसका बनाने का एक सिंपल फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट किस तरह चलता है। पहला कॉलम आएगा सिंपल डेट, फिर रिसिप्ट, फिर इशू और फिर बैलेंस। मतलब इसका एक जो फॉर्मेट है स्टोर लेजर का, इधर होता है डेट, इधर होगा आपका रिसिप्ट और इधर होंगे आपके बैलेंस। इधर आपका क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट और क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। ये बेसिकली फॉर्मेट होता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का। ये स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट है, बनाओ ये फॉर्मेट को एक बार। जैसे इन्वेंटरी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिसिप्ट इशू बैलेंस। जब डेट्स का गड़बड़ हो तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। रिसिप्ट इशू बैलेंस, रिसिप्ट इशू बैलेंस, ठीक है ना। सेल होगा तो इशू वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, करो फटाफट करो एक बार। हो गया, बोलो। कर लिया क्या? ठीक है, अब कैसे करना है हमको, इसको हटा दो। तुमने इसको कॉपी कर लिया, अब तुम इसको हटा रहा हूं मैं ना। अब आ जाओ आप एक बार 11th इलस्ट्रेशन देखो। द फॉलोइंग डिटेल आर ऑफ श्रीराम मिल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेज गिवन है, इशू गिवन है, परचेज गिवन है, इशू गिवन है, इशू गिवन है। इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है 31 मार्च 2020 को। अगर कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, फीफो मेथड। मतलब आपको इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है 31 मार्च 2020 को, अगर कंपनी फॉलो कर रही है कौन सा मेथड, फीफो, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, हटाओ। अब बनाते हैं हम लोग फॉर्मेट। तो लिखो आप लोग स्टोर लेजर कार्ड अकाउंट। एक कॉलम बना दो डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। एक फर्स्ट कॉलम डेट, नेक्स्ट कॉलम रिसिप्ट, फिर इशू और फिर बैलेंस। यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये फीफो मेथड पे बना रहा हूँ, है ना मैं। फर्स्ट वाला जो बना रहा हूँ कौन सा मेथड बना रहा हूँ, फीफो पे। रिसिप्ट इशू अमाउंट, रिसिप्ट इशू अमाउंट, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखो एक बार। ये बना लिया फॉर्मेट, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं एक बार, देखो।
1 जनवरी 2020 ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? परचेज कितना हुआ? 100 यूनिट। क्या रेट पे हुआ? तो इसको लिखेंगे, डेट कौन सी है? डेट है 1 जनवरी 2020, तो लिखो डेट वाले कॉलम में, डेट वाले कॉलम में लिखो 1 जनवरी 2020, परचेज किए 100 यूनिट। क्या रेट से किए थे? 3000। तो इधर लिखो 130 रुपए से 3000 रुपए, 130 रुपए से 3000 रुपए। अगला, अब इशू किए 50, तो फीफो है तो ओपनिंग वाला लॉट ही किया होगा इशू। 15 जनवरी 20, 50 30 वाले इशू किए 1500 रुपए, तो बचे वापस 50 30 की रेट से 1500 रुपए। ये एक लाइन खींच देना इसका ना, एवरी डेट के बाद एक लाइन खींच दिया करो बैलेंस में। फिर परचेज किए 200 यूनिट 1 फरवरी 20 को। फिर परचेज कितने यूनिट किए? 40 रुपए से। कितना हुआ? 8000 रुपए। अब क्या पोजीशन आई? 50 तो 30 वाले पड़े हैं और 240 वाले पड़े हैं। ऐसे बना लो है ना। दिन क्या पड़े हैं? 50 तो 30 वाले पड़े हुए हैं और 200 और पड़े हैं 40 वाले। ठीक है, अब आगे वापस क्या किया अपन ने बताओ? इशू किए 100। अब मेथड फीफो है, तो 15 फरवरी 20 को 100 इशू किए, फीफो मेथड है, तो क्या करें? ये वाले गए और फिर ये वाले गए, बचे कितने? 6000 रुपए के। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट, फिर इशू किए 100 यूनिट, फिर 20 फरवरी 20 को वापस इशू किए 100। एक ही लॉट पड़ा हुआ है, तो 50 बचे 40 के। क्या रेट से? तो ये आपका फाइनल क्लोजिंग स्टॉक हो गया है ना। फाइनल क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये फीफो से बनाया मैंने स्टोर लेजर कार्ड। 50 यूनिट 40 रुपए थे, 2000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी को मान लो अगर अपने को लीफो से करना हो, लेट्स से सेम क्वेश्चन हमको लीफो से करना हो, तो लीफो में क्या होगा मैं इसी में बता देता हूँ। सेम चीज लीफो में आप लोग कर लेना, बहुत इजी है। अब लीफो में इसी में मैं करेक्शन करके बता देता हूँ लीफो में क्या होगा। देखो, ओपनिंग तो एज इट इज रहेगा, सेम पैटर्न बनेगा, ओपनिंग एज इट इज रहेगा, देयर इज नो चेंज इन ओपनिंग। पहला इशू किया तो अपने पास रेट ही कौन सी पड़ी है? ये वाली इन्वेंट्री पड़ी है, तो सेकंड स्टेप भी सेम रहेगी। थर्ड स्टेप में रिसीव किया 50 200, ये भी सेम रहेगा। मतलब टिल 1 फरवरी 2020 कोई चेंज नहीं होगा, लीफो मेथड भी यूज होगा तो। लेकिन अगर अब मैं बात करता हूँ 15 फरवरी 2020 का, और मेथड अगर लीफो है, तो जो चेंज होगा मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूँ। अब चेंज क्या होगा? अगर मेथड कौन सा है बताओ? लीफो। तो चेंज क्या होगा समझना ध्यान से। अब अगर लीफो मेथड है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब 15 फरवरी 20 को अपन ने बताओ इशू कितना किया था? 15 फरवरी 100 यूनिट इशू किए थे, और लीफो मेथड है तो 200 वाले लॉट में से बिकेगा। लीफो मेथड है तो कौन से लॉट में से बिकेगा? 200 वाले लॉट में से। लास्ट इन अब पता है इसमें अगर आप
क्यों मिसमैच होगा? क्योंकि जो ओपनिंग इन्वेंट्री उसने कुछ बिक चुका है। जैसे आप मान लो भैया टोटल रिसिप्ट के यूनिट को टोटल कर दिया और माइनस कर दिया टोटल इशू, पता चला 50 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो लीफो मेथड में आंसर मिसमैच क्यों? क्योंकि ओपनिंग में से कुछ चीज बिक चुकी है। ओपनिंग में से कुछ चीज बिक गई, उसके बाद अगली परचेज हुई है। मेरी बात समझे आप? तो इसलिए स्टोर लेजर का आई बात समझ में? कभी भी आपको अगर इन्वेंट्री निकालनी हो लीफो से, हमेशा बेटर है स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट बना लो, गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। मेरी बात समझे आप? अब आप मेरे को बताओ 15 फरवरी 20 को अपन ने कितने इशू किए? 100 यूनिट। अब अगर मेथड लीफो है तो कहां से इशू होगा बताओ? 200 वाले में से। अगर मेथड लीफो है तो 100 यूनिट कहां से इशू होंगे? तो ये बचे 4000, तो 50 यूनिट बचे 30 रुपए के, और 100 यूनिट आए 40 के। ये अपना होगा लीफो मेथड से। उसके बाद वापस कितने इशू किए अपन ने? फिर से 100 यूनिट इशू किए। अब 100 यूनिट क्या रेट वाले इशू हो जाएंगे? 40 वाले ये चले गए। तो अब 50 यूनिट क्या रेट के बचे हुए हैं? 1500 रुपए। बोलो आई बात समझ में? करो कॉपी फटाफट, करो कॉपी करो। मेन ये चीज ये तो कर लोगे फिर बाद में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना ये वाला? ठीक है। अच्छा, अब मान लो यही अगर वेटेड एवरेज मेथड हो, अगर मेथड वेटेड एवरेज हो तो क्या करेक्शन होगा उसमें भी वापस ध्यान रखना। ये तीन तो एज इट इज सेम रहेंगे। वेटेड एवरेज में स्टार्टिंग दो सेम रहेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में भी स्टार्टिंग दो सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा चेंज समझ लो। अब जब अपन ने रिसीव किए, तो क्योंकि मेथड वेटेड एवरेज है, तो कैसे क्या होगा ध्यान देना। हमने रिसीव किए 200 यूनिट, क्या रेट के रिसीव किए? 40 रुपए के। अब वेटेड एवरेज क्या बोलता है? आपको इन्वेंट्री की रेट में डिफरेंस करना ही नहीं है, पूरा इन्वेंट्री एक ही रेट पे ले आओ। यहाँ कितने का इन्वेंट्री था और ये कितने का हुआ? टोटल इन्वेंट्री कितने की हुई? 9,500 की। यहाँ था 1500 का, आई वापस कितने की? 8,000। टोटल कितने की हुई? और इस 9,500 को अब अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। 200 यूनिट थे और यहाँ कितने यूनिट थे? तो 250 से डिवाइड कर दो, तो वेटेड एवरेज रेट आ गई। तो डिवाइड करो 9,500 को 250 से, 30। ये आपकी वेटेड एवरेज रेट हो गई। समझे बात को? अब अगला जो 100 यूनिट का इशू हुआ, वो क्या रेट से होगा? 38। तो ये कितना हुआ? अब ये कितना होगा? 3,800 रुपए। तो बचे कितने? क्या रेट के? 38। कितना आता है? 150 इंटू 38 करो, कितना? 5700। और फिर क्या किया अपन ने? वापस 50 यूनिट इशू किए या 100 इशू किए? वापस 38 से। तो यहाँ बचे 50, 38 वाले कितने के? तो ये वेटेड एवरेज में हो गया, सिंपल। मतलब वेटेड एवरेज में अपने को टोटल कर करके डिवाइड वैल्यू से कर देना, ये वेटेड एवरेज हो गया। आई बात समझ में? कोई डाउट? नोटिंग कराऊं या क्लियर है? हाँ। तो वापस वो क्लब हो जाएगा इसके अंदर। जैसे मान लो अब आपने लेट से यहाँ आपने अज्यूम करो फिर से आपने 50 यूनिट परचेज की 45 रुपए की। तो 50 इंटू 45 कितना हुआ? 50 45 2250। यहाँ इन्वेंट्री कितने की थी? तो 1900 में 2250 जोड़ो, यहाँ वैल्यू आएगी 50 और 50 100। और इस वैल्यू को डिवाइड कर दो इस, कितना आता है? 1900 प्लस 2250 करो, कितना आता है? 4150। तो यहाँ रेट कितनी आ जाएगी? 41.5। वापस आपने परचेज की, मान लो फिर आपने 100 यूनिट खरीदे 30 रुपए की रेट से। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई? और 100 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा? तो ये डिवाइड 200 से होकर वेटेड एवरेज रेट आ जाएगी। ऐसे होगा। बट अगर मान लो फीफो लीफो है तो अलग अलग मेंटेन करनी पड़ेगी अपने को। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो इस पैटर्न पे देखो एक बार आप लोग, 11th हो जाएगा आपसे। यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन मेथड कौन सा है? भाई मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज में हो जाएगा ये वाला भी। और लीफो ने करा हुआ है, लीफो में आपको बता चुका हूँ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? क्लियर है? अब इसके बाद एक अपना क्वेश्चन बचता है,
अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, ये आखिरी क्वेश्चन बाकी है। एक थ्योरी है इसके अंदर पीरियोडिक परपेचुअल की, उसका मैं आपको आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैंने पिछले बैच में प्रॉपर पढ़ाई थी, उसकी रिकॉर्डेड भेज दूंगा, तो वो आप उससे पढ़ लेना बस। बस पीरियोडिक परपेचुअल एक लास्ट थ्योरी है इसकी, वो रिकॉर्डेड से पढ़ लेना आप लोग पीरियोडिक परपेचुअल, ठीक है ना। बस सिंपल थ्योरी बट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको पढ़ के कल आ जाना, नोटिंग करके आ जाना पीरियोडिक परपेचुअल, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन किया था क्या, ये वाला तो होमवर्क दे दूं, ये कर लोगे होमवर्क, बिल्कुल सेम पैटर्न है, तो ये होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है ना। कौन सा? थर्ड वापस करो, थर्ड फोर्थ भी वापस करो, थर्ड वाला देखो एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट 6 लाख था, ये कंसिडर था, स्टॉक 375 का। सबकी जर्नल एंट्री करते जाओ, हर चीज की जर्नल एंट्री कर दो। जो आपके पीएनएल अकाउंट को हिट कर रहा है वो प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, जो हिट नहीं कर रहा वो प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट है, परचेज बोल रहा है 15,000 फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, टू परचेज। अब परचेज एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा तो उसको एडजस्ट करोगे आप लोग, ठीक है ना। अगले का देखो, फ्री सैंपल दिए 40,000 के, जिसकी वो एंट्री नहीं करी। फ्री सैंपल टू परचेज, परचेज भी एक्सपेंस, फ्री सैंपल भी एक्सपेंस, दोनों पीएनएल को हिट कर रहे हैं, तो एक डेबिट में जाएगा एक क्रेडिट में जाएगा। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट द इनवॉइस वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। अब स्टॉक में इंक्लूड नहीं करे तो क्या बोलो, जनरल एंट्री होगी नहीं होगी? क्या जनरल एंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो आप बताओ, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली बात है अफेक्ट करता है, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग जो जा रहा है वो क्रेडिट में जाएगा और स्टॉक बढ़ेगा आपका 2.5 लाख का। मार्च 2020 में गुड्स 2 लाख के सोल्ड और डिलीवर्ड हुए, बट अपन ने सेल्स अप्रैल के लिए। अब अपन तो इन्वेंट्री 31 मार्च की काउंट कर रहे हैं, अप्रैल सेल ली तो अप्रैल में रेक्टिफिकेशन अलग करेंगे, बट अपने को इस साल की सेल है ना, इस साल की सेल कैसे लोगे आपको, इस साल आप सेल को बढ़ाओगे 2 लाख से, सेल को बढ़ा दिया हमने डेटा टू सेल करके। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब ये क्या एक टॉपिक आपको पढ़ना बाकी है, सेल और रिटर्न। सेल और रिटर्न में क्या होता है, अगर ड्यू डेट तक अप्रूवल नहीं आती और ईयर एंड हो गया तो हमेशा अपन सेल को कैंसिल करते हैं और उस स्टॉक को अपन इन्वेंट्री में लेके आते हैं। ये दो इन्वेंट्री, दो एडजस्टमेंट चलते हैं। मतलब अब क्या हुआ था, कुछ गुड्स का अभी तक अप्रूवल आया ही नहीं था, अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, बट हमने सेल्स कहाँ की काउंट कर ली, तो उसको सेल काउंट जब अप्रूवल आए, आप पहले सेल काउंट नहीं कर सकते हो, तो आपने मार्च में सेल को रिवर्स किया और स्टॉक को इन्वेंट्री में लिया है। तो जब स्टॉक को इन्वेंट्री में ला रहे हो तो ट्रेडिंग को हिट करेगा, तो ट्रेडिंग में हिट करो, और सेल टू डेटर आपने एंट्री करी, फिर सेल कैंसिल हो रही है तो सेल को रिवर्स करो। सब जनरल एंट्री का है, मतलब अगर कोई है जो एक्सपेंस में जा रहा है तो पीएनएल को अफेक्ट करेगा, तो अपन ने अफेक्ट पे डाल दिया, बस यही कर रहा था। आई बात समझ में, ठीक है ना। के बाद वाले क्वेश्चन नहीं भी था क्या, फोर्थ वाला, फोर्थ तो इजी था, फोर्थ तो इजी था अपना, है ना। बस बाकी इन्वेंट्री के मैंने सॉल्व क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, आप लोग एक बार एक वीडियो भेजूंगा, उसके बाद ये ट्रू फॉल्स और देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये ट्रू फॉल्स पूरा देख लेना एक बार, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कल मुझसे, परपीचुअल पीरियडिक की थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो देख लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा एक बार, ठीक है ना। बस बाकी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है, मैं सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ आपको इन्वेंट्री के, कोई दिक्कत? क्लियर है चैप्टर इन्वेंट्री पूरा? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर लें नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब मेरे को आपका, देखो अब मेरा जो एग्जिस्टिंग बैच है उनका तो लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुका है ना, उसमें तो मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ। अब आप लोगों का मैंने अकाउंट्स के अंदर कंसाइनमेंट हो गया अपना पूरा, अ, आपका पी ऑफ एक्सचेंज और ये बाकी है ना, एक्सचेंज बाकी है, और रेक्टिफिकेशन एरर भी बाकी है। रेक्टिफिकेशन हो गया था, रेक्टिफिकेशन के साथ ही पढ़ाया था रेक्टिफिकेशन, सबका हो गया रेक्टिफिकेशन, पक्का ध्यान है अभी इनके साथ ही पढ़ाया ना, पहले थोड़ी ना पढ़ाया था। अच्छा वो ट्रायल बैलेंस के साथ में, तो रेक्टिफिकेशन हो गया सबका, पक्का हो गया ना, एक बार देख लेना है ना। हाँ, पीआरएस बिल ऑफ एक्सचेंज और गुड्स ऑन अप्रूवल वाला टॉपिक बाकी है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। मतलब आपके अगर अकाउंट्स में बात करूं मेजर सिलेबस के अंदर,